आज इस राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में जो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ओर से आयोजित ये गोष्ठी है, उसमें मिले निमंत्रण के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बंधु और बहनों, भारत एक नए युग की ओर अब अग्रसर है। हम सभी का ध्यान एक सशक्त, आत्मनिर्भर और अजेय राष्ट्र की ओर निरंतर है। एक विकसित भारत का सपना और विश्व में अग्रगण्य, सारे विश्व के लिए एक अद्भुत नेतृत्व देने वाला भारत, यह विकसित हो, आगे बढ़े, ये हम सभी के मन की एक महत्वपूर्ण और एक महत्वाकांक्षी इच्छा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। एक शाखा से प्रारंभ हुआ यह आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आज अपनी 83,000 शाखाओं के साथ सारे देश में एक मजबूत और प्रभावी संगठन के रूप में खड़ा है। 83,000 शाखाओं के अतिरिक्त एक लगभग 40,000 और स्थान ऐसे हैं जहां हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हैं। 83,000 ऐसी शाखाएं हैं जो प्रतिदिन लगती हैं और लगभग 30-40 लाख स्वयंसेवक प्रतिदिन अपनी मातृभूमि की उन्नति के लिए, अपने देश के सर्वांगीण विकास के लिए, देश के एक वैभवशाली भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं और अपनी प्रार्थना में बोलते हैं, परम वैभवन्ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम। अपना यह राष्ट्र, अपना यह देश परम वैभवशाली हो। और हमको लगता है, हमको पूरा विश्वास है कि हम अपने इस उद्देश्य में सफल होंगे। लाखों स्वयंसेवकों का यह संकल्प, लाखों स्वयंसेवकों का यह संकल्प स्थान स्थान पर, गांव गांव में लाखों लोगों के साथ लिया गया संकल्प है और 100 वर्ष की यात्रा एक महत्वपूर्ण यात्रा है। अपनी इस यात्रा में हम लोगों ने बहुत लोगों का विरोध भी झेला है। अनेक हमारे बंधुगण हैं जिन्होंने अज्ञानतावश अथवा और किसी कारण से हम लोगों को नाना प्रकार से कष्ट देने का प्रयत्न किया, अनेक बार प्रतिबंधित किया, लेकिन समाज की इच्छा शक्ति हमारे साथ थी। समाज का प्रेम और समाज की श्रद्धा भी हमारे कार्य के साथ थी और हम हर प्रतिबंध के बाद और अधिक शक्ति के साथ बाहर आए। बंधु और बहनों, मुझको यह कहते हुए आनंद भी है और इस बात को कहते हुए मेरे को एक गौरव की अनुभूति भी हो रही है कि हमारे स्वयंसेवक तथा समाज के बंधुओं के साथ मिलकर सारे देश भर में लगभग 1.5 लाख ऐसे सेवा के कार्य चलाए जाते हैं। हमारे स्वयंसेवक देश भर में कोई भी समस्या हो, समाज के अंदर किसी भी प्रकार का संकट हो, वो चाहे दैवीय आपदा हो अथवा और किसी कारण से आया हुआ वह संकट हो, हमारे स्वयंसेवक सदैव अगली पंक्ति में, प्रथम पंक्ति में आकर के समाज के साथ मिलकर उस संकट का समाधान करने का प्रयत्न किए हैं। बंधु और बहनों, इस शतवार्षिकी के संदर्भ में और इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने देश भर में एक बड़ा आह्वान किया है। हमने आह्वान किया अपने स्वयंसेवकों का तथा अपने सहयोगी बंधु मित्र और भगिनियों का, वे आगे आवें और समाज के वर्तमान परिदृश्य को बदलने के लिए अपने संपूर्ण सामर्थ्य का प्रयोग करें। ऐसे एक बड़े परिवर्तन के आह्वान में एक पहली बात है, हमने आह्वान किया है अब समाज के अंदर से विषमता चली जानी चाहिए।
जब संविधान निर्माताओं ने संविधान प्रस्तुत किया तो संविधान सभा के अंदर अंतिम भाषण करते हुए माननीय डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, राजनीतिक स्वतंत्रता सभी को प्राप्त हुई है, सभी को मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त तो हुआ है, लेकिन यह राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता में भी बदलनी चाहिए। बंधुओं, वह कार्य अभी अधूरा है। दूर दूर गांवों में और अन्य अनेक स्थानों पर यह विषमता का पूरा भाव अब चला जाना चाहिए। हमारे स्वयंसेवक इसके लिए प्रयत्नशील हैं। दूसरी समस्या हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में परिवारों के अंदर एक अच्छा संस्कार जो देना चाहिए था उसका अभाव होने लगा है। हजार वर्षों की पराधीनता भी उसका एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन परिवार और कुटुंब अपने आप में एक बड़ी शक्ति है। और हमारे सनातन संस्कार जो हिंदू धर्म का संस्कार है उसकी पहली पाठशाला ये कुटुंब है, परिवार है। हमने दूसरा विषय लिया है, सारे देश भर में ये कुटुंब प्रबोधन के कार्य, परिवार में बच्चों के संस्कार के कार्य, परिवार के सभी सदस्य मिलकर के एक परिवार भावना से आगे बढ़ें। ये बच्चों का संस्कार, बड़ों का संस्कार और सुदृढ़ हो, यह कार्य और तेज गति से आगे बढ़ेगा। तीसरा विषय है, हम स्वतंत्र तो है, 1000 वर्ष का संघर्ष और पराधीनता ने हमारे स्व के बोध को कम किया है। हम कौन हैं? हम हजारों वर्ष पुराने एक महान राष्ट्र के अंग हैं। हमारी वो संस्कृति है जो विश्व को कल्याण का मार्ग बताती है। विश्व में कोई भी समाज ऐसा खड़ा नहीं हो सका जो सारे विश्व के कल्याण की बात कहता हो। अपने कल्याण से पहले, अपने मंगल से पहले विश्व का मंगल हो, ऐसी हमारी सनातन और महान संस्कृति है। हमारे पास एक बड़ा विशाल साहित्य है। हमारे लोगों ने विज्ञान में काम किया है, हमारे लोगों ने आर्थिक उन्नति की पराकाष्ठा देखी है, हमारे लोगों ने योग्य राज्यों का संचालन किया है, हमारे लोगों ने विश्व को व्याकरण दिया है, हमारे लोगों ने विश्व को भाषा दी है, हमारे लोगों ने विश्व को वस्त्र पहनना सिखाया, हमारे देश के लोगों ने दुनिया भर से आए हुए लोगों को शिक्षा दी है। हमारे विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण थे। ये स्व का बोध कहीं कम हुआ है। तो अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपनी परंपराएं, अपना महान साहित्य, हमारे पूर्वज, इन सब पर हम अपना स्वाभिमान और अपना उनका सम्मान हम बना करके रखें। यह बोध, स्व का बोध हमारे मन में अंतर तक गहरा रहे। स्वतंत्र भारत से अपेक्षा यह भी है कि प्रत्येक नागरिक अपने नागरिक कर्तव्यों के साथ आगे बढ़े। हर एक को यह ध्यान में रहना चाहिए, मैं स्वतंत्र देश का नागरिक हूं, मेरे कुछ कर्तव्य हैं। हमारा संविधान अधिकार देता है, लेकिन हमारा संविधान कहीं कहीं कर्तव्य का बोध भी कराता है। हमारे संविधान ने क्या अधिकार दिए और क्या एक नागरिक से कर्तव्य अपेक्षित है, आज इसकी बड़ी आवश्यकता है। आज प्रत्येक बालक से लेकर के वृद्ध तक ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है, उसका कर्तव्य क्या है, वो नियमों का पालन करता है कि नहीं करता है। छोटी से छोटी बात से लेकर के बड़े से बड़े कार्य तक हमारे देश का नागरिक अनुशासित हो, हमारे देश का नागरिक संविधान के द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करे। ये कर्तव्य बोध का कार्य अपने को अब हर स्थान पर, हर घर, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला, हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस कार्य को अपना कार्य माना है। इस शताब्दी वर्ष में हम नागरिक कर्तव्य बोध इस प्रकार के कार्यक्रम हजारों स्थानों पर लेने वाले हैं और हमको विश्वास है हम इस कार्य में सफल होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब ये कहा, निर्धारित किया कि हम हिंदू समाज का संगठन करने के लिए आगे बढ़े हैं, अपने 1000 वर्ष के इतिहास को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने यह निर्धारित किया, आखिर इतनी सारी समस्याओं का कारण क्या है। इतना बड़ा महान देश, महान विश्वविद्यालयों वाला देश, एक महान साहित्य के निर्माण करने वाला देश,
सारे विश्व की बड़ी पराक्रमी सेना रखने वाला देश, सारे विश्व की जीडीपी में 34% का जिसकी भागीदारी है, ऐसा संपन्न देश, दूर ग्रह नक्षत्रों की गति नाप करके बड़े से बड़े और गणित के ग्रंथ लिखने वाला हमारा देश, ये पराधीन क्यों हुआ और ये दुर्गति को आया क्यों? तो ध्यान में आया, यहां का जो मूल समाज है उसको संगठित करना, उस मूल समाज के अंदर स्व का बोध, उस मूल समाज के अंदर देशभक्ति का भाव, और मूल समाज के अंदर वर्तमान में क्या करणीय है क्या अकरणीय है, ये मिल करके करे। और इसलिए संघ की स्थापना हुई। बंधुओं, ये हिंदुत्व का भाव जो है, ये हिंदुत्व का भाव है, ये पाश्चात्य की दृष्टि से नहीं देखना। वो पाश्चात्य जगत है, वेस्टर्न जो वर्ल्ड है, उसमें सेमेटिक रिलीजन्स का प्रादुर्भाव हुआ है, लेकिन भारत में जो हिंदुत्व का जो इवोल्यूशन है, इसका जो विकास है, वो भिन्न प्रकार से है। हमने कभी भी ये नहीं कहा ये हमारे अनुयायी हैं और ये हमारे अनुयायी नहीं। हमने दुनिया को दो हिस्सों में कभी भी नहीं बांटा, ये हमारे हैं और ये हमारे शत्रु है। ये लोग जो है ये स्वर्ग को जाएंगे और बाकी के लोग नहीं। हमने संपूर्ण मानवता को एक परिवार के रूप में देखा है। इस देश की, इस धरती की ये विशेषता है कि हमारी धरती ने वो दर्शन, वो विचार और वो आचरण विश्व को दिया जिसने सारी धरती के लोगों को एक परिवार के रूप में माना, कोई विभाजन नहीं किया, सबकी मंगल कामना की, केवल अपनों की मंगल कामना कभी नहीं की। हमारे वैदिक ऋषियों ने अपने मंगल के लिए कोई गीत नहीं गाया। एक भी वैदिक मंत्र ऐसा नहीं है जो व्यक्ति ने अपने लिए कहा हो। जो भी कहा वो सबके लिए कहा। जो सबके लिए कहता है, सबकी मंगल कामना करता है। अनंत प्रकार की विविधताओं में जो इन्फिनाइट डाइवर्सिटीज है, उन सब के अंदर एकत्व का, वननेस का धागा ढूंढ लेता है और सबको अपना ही मानता है। ये हिंदुत्व का मौलिक दर्शन है। फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है वो ये है। इसमें किसी को विरोध करने की आवश्यकता ही नहीं। हिंदुत्व एक ऐसा दर्शन है जिसमें सैकड़ों बोलियां बोलने वाले, सैकड़ों भाषाओं के लोग, हजारों प्रकार की पूजा करने वाले लोग, हजारों देवी देवताओं को मानने वाले लोग, हजारों ग्रंथों को मानने वाले लोग इस हिंदुत्व के प्रबल प्रचंड प्रभाव में अपने आप को जब मिला लेते हैं तो आनंद का अनुभव करते हैं। आप लोगों ने कुंभ के अवसर पर देखा होगा, 60 करोड़ से अधिक लोग कुंभ में आए। वहां ऐसे लोग बड़ी संख्या में आए जो हिंदी नहीं बोल सकते थे, और तमिलनाडु के हमारे बंधु बहने थे, केरल कर्नाटक से लोग थे, आंध्र उड़ीसा बंगाल के लोग थे, आसाम मणिपुर से लोग आए थे। लेकिन सबको लगता था हम एक कुटुंब, एक परिवार के लोग हैं। हजारों बोलियों वाले लोग, हजारों परंपराओं के लोग, सैकड़ों हजारों देवी देवताओं के मानने वाले लोग एक स्थान पर एकत्र थे। उद्देश्य एक ही था, पवित्र गंगा में स्नान करके अपने घर को वापस जाना। हजारों लोग वह भंडारे चला रहे थे, एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। परिचय नहीं था, आत्मीयता थी। और इस प्रकार से जो नाना प्रकार की विविधताओं में भी, नाना प्रकार के वैविध्य में, डाइवर्सिटीज में एकत्व का भाव देखता है, प्रेम का भाव देखता है, आत्मीयता का भाव देखता है। इसको हम कहते हैं ये हिंदुत्व है। अमेरिका के एक बड़े विद्वान हो गए मार्क ट्वेन। वे भारत के ऊपर जब अध्ययन करते हैं, भारत के ऊपर लिखते हैं, तो उनके मन में पश्चिम भी है। वो देखते हैं जर्मनी वो है जो एक भाषा भाषी लोग हैं, फ्रेंच वो है जो एक भाषा भाषी लोग हैं, पुर्तगीज है एक भाषा भाषी है, स्पेन है एक भाषा भाषी लोग हैं। 2-3 भाषा के लोग एक देश में मिलना और मिल करके रहना, प्रेम से रहना बहुत कठिन है, असंभव है, असंभव है। 2 प्रकार के रिलीजन के लोग मिलकर के एक देश में रहना, 4 रिलीजन के लोग एक देश में रहना मुश्किल है। मार्क ट्वेन भारत के बारे में क्या कहते हैं? बंधुओं, ये सब के लिए समझने और जानने की बात है।
मार्क ट्वेन लिखते हैं, इंडिया इज द कंट्री ऑफ 100 नेशंस एंड 100 टंग्स ऑफ 1000 रिलीजन्स एंड 2 मिलियन गॉड्स। अब देखिए, वे भारत को कह रहे, भारत एक ऐसा देश है जहां सैकड़ों नेशंस हैं, जहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, जहां हजारों रिलीजन्स हैं एंड 2 मिलियन गॉड्स, 20 लाख देवी देवता जहां पर है, फिर भी भारत एक है। आगे भी लिखते हैं, ये भारत कोई सामान्य देश नहीं है, ये सामान्य देश नहीं है। भारत एक अद्भुत देश है, भारत एक विचित्र देश है, दुनिया भर में इसके एक यूनिकनेस है। अब सुनिए क्या कहते हैं वे, इंडिया द क्राइडल ऑफ द ह्यूमन रेस, बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच, मदर ऑफ हिस्ट्री, ग्रैंड मदर ऑफ लीजेंड, ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ ट्रेडिशंस। इससे अच्छा कोई और वक्तव्य भारत के बारे में, किसी देश के बारे में नहीं दे सकता। वे कहते हैं भारत एक ऐसा देश है जो ह्यूमन रेस का पालना है, ऐसा देश है जहाँ लोगों को भाषा मिली है। भारत एक ऐसा देश है जो सब देशों के इतिहास की माँ है, परंपरा और कहानियों की दादी और परदादी है। बंधुओं, यह भारत देश है। ये भारत देश का निर्माण किसी एक लैंग्वेज या किसी एक रिलीजन, एक सब रिलीजन, कोई एक कास्ट, कोई एक क्रीड, कोई रेस, इससे बना हुआ ये भारत नहीं है। भारत का स्वरूप अलग है, अपने को ध्यान में रखना है। भारत का जो इवोल्यूशन 10-20 हजार वर्षों में जो हुआ है, वो पाश्चात्य जगत के नेशंस के तरह से नहीं हुआ है। मैं आपसे अगर पूछूं जर्मनी का निर्माण कब हुआ, आप बता सकते हैं। बिस्मार्क के समय जर्मनी का निर्माण हुआ। मैं पूछूं इटली का निर्माण कब हुआ, आप बता सकते हैं। गैरिबाल्डी और मैज़नी, उस समय ये इटली का निर्माण हो गया। मैं कहूं यूनाइटेड किंगडम का निर्माण कब हुआ है, आप बता सकते हैं। फ्रांस कब अस्तित्व में आया, आप बता सकते हैं। अमेरिका कब आया, आप बता सकते हैं। मैं आपसे पूछूं भारत कब अस्तित्व में आया, आप उत्तर नहीं दे सकते। आप जितना भी पीछे जाइए, आप 10,000 वर्ष पीछे जाइए, आपको भारत मिलेगा। और ऋग्वेद में एक ऋषि बोलता है, यस्से में हिमवंतो महित्वा, वो जहां हिमवंत है, यस्या समुद्रम रसया सहाहु, जहां समुद्र रस से भरा है। आगे कहता है, यस्य मां प्रदेशो यस्य बाहु, जहां प्रदेश बाहु के तरह फैले हुए हैं दूर दूर तक। कस्मै देवाय हविषा विधेम, इसको छोड़ करके और किसको हविष्य दोगे, इसी को हविष्य दो। यह ऋग्वेद का मंत्र है। वो ऋग्वेद का ऋषि कहता है, जहां हिमवंत है, हिमालय है, हिम से ढका हुआ है, जहां समुद्र रस से भरा हुआ है, दूर दूर तक फैले हुए बाहु प्रदेश है, इतना सुंदर देश, कस्यैवा, वो किसको और देंगे, कस्मै देवाय, और कौन सा देव होगा जिसको हविष्य दोगे, इसी को हविष्य दो, इसकी और प्रार्थना करो। यह ऋग्वेद का मंत्र है। जब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय तुम बताओ कि मेरे बेटे और पांडु के पुत्र किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो भारत का जो वर्णन करता है वो विशाल भारत है। वो सिंधु सरस्वती से लेकर के और आसाम की नदियों तक जाता है, कृष्णा कावेरी तक बताता है, सारे देश के सैकड़ों राजाओं को बताता है, अनेक पर्वत बताता है, सैकड़ों जनपद बताता है। ये भारत है, ये महाभारत काल है, 5000 वर्ष पहले। जब कालिदास ने कुमार संभव लिखा, तो कुमार संभव का पहला श्लोक भारत से ही लिखा है। यस्तुत्तरस्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज, जिसके उत्तर में हिमालय नाम का बड़ा नगाधिराज है। वहां से लेकर के, और ऐसा नगाधिराज है कि पूर्व परव, पूर्व में भी और पश्चिम में भी जो समुद्र को स्पर्श करता है, वो भारत अपना है। बंधुओं, हमारा देश राजनीतिक नहीं था, राजनीति अलग चलती थी। भारत एक आध्यात्मिक देश था। लेकिन पाश्चात्य दुनिया के जो देश हैं, उनका जो इवोल्यूशन भिन्न प्रकार से हुआ। हमारे देश का जो इवोल्यूशन है, विकास है, इसके पीछे अध्यात्म है।
हमारे आध्यात्मिक भाव ने हमारे भारत को हिमालय से लेकर के समुद्र तक एक बना करके रखा है। अहिल्याबाई छोटे से एक राज्य की महारानी थी, लेकिन जैसे भी राज्य उनके पास में आया तो उनको ध्यान में आया कि मेरे को समस्त भारत के अंदर जो संकट आया है उसको ठीक करना है। आप कल्पना कर सकते हैं, इंदौर में रहने वाली, उज्जैन में रहने वाली ये महारानी, इसने सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इस महारानी ने काशी का मंदिर नया बनवाया। इस महारानी ने कश्मीर के मंदिर को ठीक कराया। इस महारानी ने रामेश्वरम के मंदिर को ठीक कराया। कौन सी भावना थी जो इस महारानी को ये बता रही थी, केवल इंदौर का राज्य तुम्हारा नहीं है, हे रानी तू सारे देश की रानी है। आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा देश ऐसा देश है। इस देश का विकास करना तो इस देश की इन भावनाओं को ध्यान में रख करके विकास करना है। अब हम थोड़ा देर चर्चा करते हैं विकास के ऊपर। हमारा देश 47 में स्वतंत्र हुआ। तो स्वतंत्रता मिल रही थी तो अनेक लोग जो दुनिया में हैं, इंग्लैंड में भी और अमेरिका में भी, वो एक कोशिश में थे भारत को स्वतंत्र न करो, ये भारत ये जी नहीं पाएगा, बिखर जाएगा। यहाँ के लोग शासन चलाने में असमर्थ हैं। स्वयं विंस्टन चर्चिल कहा करते थे भारत के लोग असभ्य है, अनसिविलाइज्ड है, भारत के लोग बारबेरिक है, भारत के लोग शासन चलाना नहीं जानते, ये देश टुकड़े टुकड़े में बंट जाएगा और उसका जो अपराध है हमारे सिर पर आएगा, जिम्मेदारी हमारे ऊपर आएगी। क्रमांक 2, ये देश भूख से मर जाएगा। यहाँ के लोग अपने लोगों को खाना नहीं खिला पाएंगे। बंधुओं, ऐसी बहुत सारी बातें हम लोग सुनते थे। और रुडयार्ड किपलिंग नाम का जो व्यक्ति था, वो लिखता था ये व्हाइट मैन्स बर्डन है, हमारे श्वेत लोगों के कंधे पर बोझ है। इन काले लोगों के देश में जाकर के हम इनको सभ्य बनावें, हम इनको सिविलाइज बनावें। हमारा देश 47 में 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ। जब अंग्रेज गया तब देश में केवल 1 करोड़ या 1.5 करोड़ टन गेहूं पैदा होता था। देश में संकट था। आज बताते हुए मुझको प्रसन्नता है, हम देश में 12 से लेकर 14 करोड़ टन गेहूं पैदा करते हैं। अपनी आवश्यकता से 2 करोड़ टन गेहूं ज्यादा पैदा करते हैं। देश में उसमें 5-6 करोड़ टन केवल खाद्यान्न पैदा होता था। आज हम 35 करोड़ टन खाद्यान्न पैदा करते हैं। देश में केवल 1000 सीट MBBS का था, आज 1,10,000 सीट MBBS का है। आज हम दुनिया में सबसे ज्यादा दूध के सबसे बड़े हम उत्पादक आज हम हैं। आज दुनिया में सबसे ज्यादा दुनिया को देने वाले जो इंजीनियर्स हैं, दुनिया को देने के लिए डॉक्टर्स हैं, दुनिया को देने के लिए मैनेजमेंट के लोग हैं, आज हम हैं। साक्षरता केवल 20% के आसपास थी, आज देश में साक्षरता लिटरेसी 80% से ऊपर है। बंधुओं, देश ने बड़ी तेजी से उन्नति की है। आज हम सैटेलाइट लॉन्च करने में दुनिया में सबसे तेज है। हम मिसाइल बनाने में अब किसी से पीछे नहीं है। हमारे देश की सेना भी विश्व में आज अग्रगण्य सेनाओं में है। हमारे एयरपोर्ट, हाईवेज आज वर्ल्ड क्लास के हैं। हमारे मिसाइल का प्रोग्राम दुनिया के लोग देख करके चकित है। दुनिया का कोई भी बड़ा हॉस्पिटल हमारे डॉक्टर्स के बिना चलना मुश्किल है। दुनिया की बड़ी से बड़ी लैब में या बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री कंपनी में हमारे बच्चे काम करते हैं। यह देख करके अपने को गौरवान्वित होने की आवश्यकता भी है और हम हैं। लेकिन हम जो चल रहे हैं, सारी दुनिया ही एक प्रकार से जो चल रही है वो एक मॉडल है, वो वेस्टर्न मॉडल है। ये पश्चिमी जगत में विकसित हुआ मॉडल है। इस मॉडल के अंतर्गत उन लोगों ने एक कल्पना की थी कि अधिक से अधिक कंज्यूम करोगे तो आपकी इकोनॉमी तेजी से बूम करेगी, तेजी से आगे बढ़ेगी। कंज्यूम मोर, कंज्यूम मोर। जैक कीन्स नाम के एक बड़े इकोनॉमिस्ट हो गए जो यूके में थे। विश्व युद्ध के समय मंदी के दौर में उन्होंने एक फिलॉसफी दी, एक उन्होंने प्रिंसिपल दिया। वो ये दिया, लोगों को कंज्यूम करना सिखाओ, कंज्यूम करना सिखाओ। भले लोन दे दो, लोन दे करके भी लोग कंज्यूम करें तो इंडस्ट्री चलेगी। सारी दुनिया में उनका जो सिद्धांत था बहुत प्रसिद्धि पा गया। ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन, मोर एंड मोर कंजम्पशन।
अधिक से अधिक कंजम्पशन करेंगे, इकोनॉमी आगे बढ़ जाएगी। उसी ओर दुनिया चल पड़ी। मैं लंबा नहीं जाता, लेकिन सबको ध्यान में उसके परिणाम क्या निकले। आज भयंकर ग्लोबल वार्मिंग का युग आ गया। केवल 100-125 वर्षों के अंदर 1.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया। इतना टेम्परेचर बढ़ते ही बड़ी मात्रा में बादल ऊपर आ जाएगा, समुद्र का पानी एवोपरेट होता है, बरसात की मात्रा बढ़ जाएगी, हैवी रेन्स होंगे, लैंडस्लाइड्स होंगे, हजारों घर बह जाते हैं। अब लगातार पिछले 10 साल का आंकड़ा देखेंगे तो क्या हो रहा है, कितने गांव बह जाते हैं। जलवायु का भी अब तेज परिवर्तन है। जहां बारिश नहीं होती थी वहां तेज बारिश होती है। आज जैसलमेर, बाड़मेर में, लेह में बाढ़ आ जाती है। ये ज्यादा पानी पड़ता था, अब पानी कम हो रहा है। अनेक स्पीसीज जो है वो वाइप आउट हो रही, समाप्त हो रही धरती से, और सारी धरती एक नए संकट की ओर बढ़ चली है। अधिक कंजम्पशन ने सारे क्लाइमेट को बदल करके रख दिया है। पॉल्यूशन और टेम्परेचर इतना ज्यादा है, ऐसा लगता है हम लगभग 20 लाख वर्ष पुराने युग में जा रहे हैं, जब धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था। तो यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं 2021 में उन्होंने कहा, वी आर डिगिंग आवर ग्रेव्स, हम अपने कब्र खुद स्वयं खोद रहे हैं। 2023 में नेपाल में जाकर के उन्होंने कहा, नाउ स्टॉप दिस मैडनेस, मैं दुनिया के लोगों को अपील करूंगा इस पागलपन को अब छोड़ दें। विकास का ये मॉडल जो है दुनिया भर में, ये कुछ लोगों के हाथ में सारे कैपिटल को केंद्रित कर देता है, इंडस्ट्रीज को केंद्रित करता है, छोटी इंडस्ट्रीज को समाप्त करता है, गांव से पलायन करता है। पलायन किए वो लोग स्लम्स में रहने को मजबूर हो जाते हैं, और जो डिफरेंस है आमदनी का, ये बेहिसाब बढ़ता चला जाता है। हमारे देश में 7.5 लाख गांव हैं। बंधु और बहनों, भारत को किसी दूसरे के मॉडल के पीछे चलना हानिकारक होगा। महात्मा गांधी जी ने यहां पर अपने लिए एक मॉडल का विचार किया था, हिंद स्वराज लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी स्वदेशी समाज लिखा था। मदन मोहन मालवीय जी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन और गांव का विकास दोनों में समन्वय कैसा हो, इसके ऊपर बड़ा पेपर तैयार करके दिया था। लेकिन आज हमारा देश एक नई समस्या से परेशान है। अभी छठ का मेला होने वाला है बिहार में। लाखों लोग, कम से कम 1 करोड़ लोग अपने गांव जाना चाहते हैं, ट्रेन नहीं है। वो 15 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए बंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु, पूना, अहमदाबाद, दिल्ली गए हैं, उड़ीसा से गए हैं, छत्तीसगढ़ से गए हैं। क्या विकास का यह मॉडल ठीक है? 100-200 जगह विकास हो जाए, ये ठीक है क्या? हम चाहते हैं 7.5 लाख गांव का विकास होना चाहिए। उस गांव के पास ही एक 10-15 किलोमीटर दूरी पर ही उसको अपना काम करने का स्थान मिल जाए। अपने बूढ़े माता पिता को भी देखे, सामाजिकता भी देखे, वहां की संस्कृति के साथ घुला मिला रहे। तो लीस्ट माइग्रेशन के साथ एक डेवलपमेंट होना चाहिए। बंधुओं, और खतरनाक बात यह है कि देश में 10,000 रुपए से भी कम जिनकी आमदनी है, उनकी जनसंख्या 80% है। 10,000 पर मंथ से भी कम आमदनी करने वाले लोगों की संख्या 80% से ज्यादा है। देश में 57% महिलाएं एनीमिक है। देश में 40% बच्चे एनीमिक है। 30% बच्चे कुपोषण से पीड़ित है, रिटार्डेड ग्रोथ से है। क्या ये दृश्य अच्छा लगता है? एक और अच्छे हाईवेज है, एक और अच्छे एयरपोर्ट है, एक और हम मिसाइल अच्छी बना रहे हैं, एक और कंप्यूटर में हमारे अच्छे बच्चे हैं, सब ठीक है, वो मन को आनंद देता है। ये दृश्य मन को ठीक नहीं देता। हमारा मन कहीं न कहीं परेशान हो जाता है। भूखा क्या पाप नहीं कर देगा, बुभुक्षुतो किम न करोति पापम, क्षीणा जनाः निष्करुणा भवन्ति। जो मनुष्य अंदर से गरीब हो जाता है, भूखा होता है, तो कोई भी प्रकार का पाप करने को तैयार हो जाता है। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मदन मोहन मालवीय और ऐसे बहुत लोगों ने आजादी के पहले अपने देश के विकास का एक प्लान बनाया था। उनकी आंखों के सामने हमारी संस्कृति थी,
हमारे गांव थे, हमारी ट्रेडिशंस थी, हमारी परंपराएं थी, हमारे तीज और त्योहार थे, हमारे कुटुंब और परिवार थे, हजारों साल की परंपरा थी। विकास का मॉडल ऐसा चाहिए, हम इस सब का संरक्षण करते हुए अपने विकास के लिए आगे बढ़ें। वर्तमान का जो पश्चिमी जगत का विकास का जो मॉडल है, इसमें परिवार का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये इंडिविजुअलिस्टिक है। ये व्यक्ति के विकास के लिए प्रेरित करता है। और एक परिवार में 4 लड़के मिलकर के रहते हैं तो ये मॉडल कहता है नहीं, 4 नहीं, इन 4 लड़कों के 4 घर अलग बनाओ। 4 अलग घर बनेंगे तो 4 मकान बनेंगे, 4 रसोई बनेगा, 4 उनके किचन बनेंगे, 4 ड्राइंग रूम बनेंगे, सामान खरीदेंगे, इंडस्ट्री चलेगी और इकोनॉमी बूम कर जाएगी। परिवार तोड़ दो, सिंगुलर, बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिली बना दो। ये विकास का मॉडल हमारे समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। इस विकास के मॉडल ने लोगों को इंडिविजुअलिस्टिक बना दिया है और तेजी से बढ़ रहा है। आज बालक जो है पढ़ता है, अच्छी डिग्री पाता है, अच्छी कंपनी में नौकरी करता है, अच्छी सैलरी पाता है, बंधुओं, लेकिन अकेला रह जाता है। उसके मोबाइल में 10,000 फॉलोअर्स हो सकते हैं, 20,000 फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन रोने के लिए कोई नहीं है। घर में संकट आया तो 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए रहने के लिए कोई नहीं आता है। अकेला होकर के आत्महत्या करता है। ये सुसाइडल केस क्यों बढ़ रहे हैं? परिवार टूट क्यों रहे हैं? उनको समझाने वाला भावनात्मक पक्ष कहां है? संपन्नता है, पैसा है, डिग्री है, पोजीशन है, संसाधन भी हैं, लेकिन अंदर से कठोर हो जाता है और दूसरे से मिलता नहीं है। एक जो बिहेवियर उसका जो हो रहा है वो रफ एंड टफ हो रहा है। और बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं, ना पीपल इज बिहेविंग लाइक ए बिलियर्ड्स बॉल। जो बिलियर्ड्स में गेंद तो आती है वो टकरा करके दूर हटने के लिए ही आती है। जो बर्ट्रैंड रसेल ने यही कहा है, द प्रेजेंट बिहेवियर ऑफ मैन इज लाइक बिलियर्ड्स बॉल, दे आर कमिंग टुगेदर फॉर कोलिजन, आते हैं बट दे विल गो फार, तुरंत में दूर चले जाएंगे। इस मॉडल ने व्यक्ति के अंदर की आत्मीयता को, भावनाओं को, इसको समाप्त करने का प्रयत्न किया है और इसलिए व्यक्ति हिंसक हो रहा है। अमेरिका के सैकड़ों विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, वो हत्या कर देते हैं, वे बंदूक लेकर के जाते हैं। 1 वर्ष के अंदर 318 घटनाएं हुई हैं अमेरिका के अंदर। ये मॉडल जो है ये बच्चों को भी परेशान कर रहा है, परिवारों को भी तोड़ रहा है और इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी होने के नाते से एक साइकोसोमेटिक बीमारियां दे रहा है। व्यक्ति परेशान है। अब देखिए, जो मानसिक जो रोगी हैं वो तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, वे कहां जाएं? बंधुओं, इस पर गंभीरता से विचार करना है। हमारा देश आध्यात्मिक है, हमारा देश होली, दिवाली, छठ ये मनाने वाला देश है। हमारा देश दुर्गा पूजा, दिवाली मनाने वाला देश है। हमारा देश उत्सव प्रिय देश है। असम में 3-3 बार बिहू होता है। ठीक है, आमदनी थोड़ा कम होगी लेकिन आनंद से रहता है। बंगाल का व्यक्ति दुर्गा पूजा में मगन है, केरल का पोंगल मनाता है, उत्तर भारत दिवाली मनाता है। हमारा समाज उत्सव प्रिय समाज है और इसलिए विकास का जो प्रारूप होगा उसमें उत्सवों को कहां जगह है, समाज को जगह कहां है, आध्यात्मिक भावों को स्थान कहां है, परिवार की एकजुटता कहां है? और इसलिए वर्तमान का जो मॉडल है उसमें बहुत सारी और ऐसी बातें हैं जिनको अपने को सुधार करना है। अब मैं तीसरी बात पर आता हूं। दीनदयाल जी कहते थे, हमारे देश में ये संस्कार मिलेगा कि बच्चा समाज के लिए काम करे, बच्चा समाज के लिए विचार करे, वो इंडिविजुअलिस्ट न हो जाए, आत्म केंद्रित न हो जाए। हमारे देश में हजारों वर्षों तक शिक्षा निःशुल्क थी। हुएनसांग और फाइयान बाहर से आए, ईस्ट सिंह बाहर से आए, सैकड़ों विद्यार्थी, हजारों विद्यार्थी बाहर से आता था। वो एटीएम कार्ड लेकर के नहीं आता था, वो जेब में पैसा लेकर के नहीं आता था, केवल एक थैले में 4 कपड़ा लेकर के चल देता था। हजारों मील की यात्रा करता था और एक बार विश्वविद्यालय में प्रवेश पा गया, 12-14 साल निःशुल्क शिक्षा पाता था, शिक्षा पा करके चला जाता था। भारत की शिक्षा निःशुल्क थी।
भारत ने कभी भी शिक्षा का पैसा नहीं लिया, अंग्रेजों के आने तक नहीं लिया। क्या कमाल था मदन मोहन मालवीय जी का, इतना बड़ा विश्व का इतना बड़ा विश्वविद्यालय खड़ा किया सरकार से एक पैसा लिए बिना। 3700 एकड़ जमीन पर विश्वविद्यालय बनाया उन्होंने। स्वामी श्रद्धानंद जी ने वहां हरिद्वार में विश्वविद्यालय बनाया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने वहां बंगाल में विश्वविद्यालय बनाया, गांधी जी ने काशी विद्यापीठ काशी में बनाया और वर्धा में दूसरा विश्वविद्यालय बनाया। हमारे देश के बच्चों को शिक्षा सुलभ हो। दुर्भाग्य की बात है आज एक एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 1.5 लाख रुपया प्रतिवर्ष फीस लगती है। बच्चा कहां से ला करके देगा? इस शिक्षा पद्धति ने हमारे देश के बड़े समाज को शिक्षा से वंचित कर दिया है। कोचिंग का खर्चा 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए का है। 60-70% समाज इस शिक्षा से दूर चला जा रहा है। बंधुओं, हमको ऐसा मॉडल चाहिए क्या? इस पर विचार करना है। दीनदयाल जी कहते थे समाज की जिम्मेदारी है बच्चों को शिक्षा निःशुल्क दे। बच्चा योग्य बने ये समाज की जिम्मेदारी है, और बच्चा योग्य बन करके समाज को वापस दे उस बालक की जिम्मेदारी है। हमको विचार करना होगा, हम ऐसा मॉडल डेवलप करें, विकसित करें जिसमें शिक्षा जो है इतनी महंगी न हो। बंधुओं, हमारा मॉडल केवल और केवल भारत के लिए नहीं होगा। हमारा जो मॉडल होगा ये संपूर्ण विश्व के कल्याण को ध्यान में रख करके होगा। मैं यहाँ पर महर्षि चाणक्य के बारे में एक बात बताना चाहूंगा। हम सब जानते हैं कि चाणक्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त था, उन्होंने एक अर्थशास्त्र का और लेखन किया। चाणक्य का अर्थशास्त्र हम सभी जानते हैं, लेकिन चाणक्य ने, विष्णुगुप्त ने जो अर्थशास्त्र लिखा उसका पहला श्लोक क्या था? चाणक्य के अर्थशास्त्र का जो पहला श्लोक है वो बहुत ध्यान देने का है। वो लिखते हैं पृथिव्या लाभ पालनोपाय शास्त्रम अर्थशास्त्रम इति। सारी धरती के पृथिव्या लाभ पालनोपाय, सारी धरती के लाभ की पालना, सारी धरती का पालन अच्छे से हो। पृथिव्या लाभ पालनोपाय शास्त्रम अर्थशास्त्रम इति। वो मगध साम्राज्य के लिए अर्थशास्त्र नहीं लिख रहे थे। और सारी धरती का आनंद हो, सारी धरती का विकास हो, सारी धरती के सभी लोग सुखी रहो, वो इतिहास में लिख रहा हूं। और इसलिए भारत का मॉडल ऐसा होगा जिसमें हम सारी धरती के आनंद की, सारी धरती के मंगल की कामना करते हुए ऐसा मॉडल विकसित करें। भारत केवल अपने ही आनंद के लिए, अपने मंगल के लिए नहीं, हम चाहेंगे सूडान के लोग भी प्रसन्न रहें, इथोपिया के लोग भी प्रसन्न रहें, दुनिया में कोई भी भूखा न रहे, दुनिया में सभी लोग आनंद से रहें। ऐसा मॉडल विकास का भारत के लिए अभीष्ट है। और इसलिए 2 बड़े संकटों से विश्व गुजर रहा है। पहला मैंने संकट बताया, यह कंज्यूमरिज्म का है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ दुनिया को अच्छा दिया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारे जीवन को कष्टों से मुक्त किया है, हमारे जीवन में से समस्याओं को कम किया है, बीमारियों में औषधियां दी हैं, दूरी को कम किया है। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और मार्केट और विज्ञापन मिलकर के एक कंज्यूमरिज्म का एक विशियस साइकिल बना देते हैं। सब जगह कूड़े के बड़े बड़े ढेर खड़े हैं, पृथ्वी परेशान है, कौन इससे रोकेगा? तो भारत का दर्शन ध्यान में आता है। अब भारत कहता है तेन त्यक्तेन भुंजी था, तुम उतना ही उपयोग करो जितना त्याग करने के बाद बच जाता है। त्यक्तेन, छोड़ दो, कमाओ खूब लेकिन छोड़ दो, निकाल दो। त्यक्तेन भुंजी था, आध्यात्मिक सुख जो है, आत्मिक सुख है, ये ढूंढो। कंज्यूमरिज्म से सामान इकट्ठा हो सकता है, लेकिन मनुष्य का जीवन सुखी होगा, आनंदमय होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। भारत दुनिया को एक नया दर्शन दे सकता है, विज्ञान भी रहेगा, तकनीक भी रहेगा, लेकिन हमारे आध्यात्मिक भावों के अनुकूल सारे दुनिया का जो मांगल्य करेगा वो विज्ञान, वो तकनीक हमको चाहिए। इसका जो अग्रसर है, इसको लीड करने का काम है, वो भारत को ही करना पड़ेगा। हम आज करें या कल करें,
एक दूसरा संकट जो भारत को ध्यान में रखना है, सारी दुनिया के लिए सारा विश्व जो है वो असहिष्णुता के संकट में फंसा हुआ है। ये इंटॉलरेंस जो है सारे दुनिया के अंदर बहुत गहरी बैठी है, हजारों वर्षों से बैठी है। क्या कारण है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त नहीं होता? क्या कारण है हमास, हूती, इजराइल संघर्ष कर रहे हैं? क्या कारण है अफगान में इतना संघर्ष चल रहा है? क्या कारण है पाकिस्तान स्थिर रह नहीं पाता? जगह जगह संघर्ष चल रहा है। सारी दुनिया में जो असहिष्णुता है, इंटॉलरेंस है, इसका समाधान केवल और केवल भारत के पास है, क्योंकि भारत ने ये माना है कि सभी मनुष्यों के अंदर वही एक ईश्वर है, एक परमात्मा है। और इसलिए किसी भी मनुष्य को हम देखते हैं, किसी भी जीव को देखते हैं, मन में करुणा का भाव पैदा होना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि नारायण उसके अंदर है, परमात्मा उसके अंदर है। अंत में मैं आपके सामने इतना ही कहूंगा कि दुनिया भारत की ओर देख रही है। दुनिया परेशान है, दुनिया को अब समाधान समझ में नहीं आता है। ऐसे में आर्नोल्ड जोसेफ टोयनबी ने एक बड़ी भूमिका लिखी थी रामकृष्ण परमहंस की जीवनी में। वो जीवनी घनानंद जी ने लिखी थी। वो जीवनी की भूमिका का एक पैराग्राफ मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। आर्नोल्ड टोयनबी कहते हैं कि वर्तमान में दुनिया एक भयंकर संकट में से गुजर रही है। ठीक है, पिछली 2 शताब्दियां पश्चिम की थीं, लेकिन दुनिया कहां खड़ी हो गई है। यह अवश्यंभावी संकट की ओर, विनाश की ओर बढ़ रही है। लेकिन क्या मार्ग है? आर्नोल्ड टोयनबी कहते हैं अब कोई मार्ग नहीं बचा, ये विनाश की ओर ही जाएगी। अब फिर कहते हैं नहीं, बट देयर इज वे, एक मार्ग है, अगर ये दुनिया भारत की शरण ले ले। क्या सुंदर वाक्य है उनका। एट दिस सुप्रीमली डेंजरस मोमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री, the only way of salvation for mankind is an Indian way. Here we have the attitude and the spirit that can make it possible for the human race to grow together into a single family. And in the atomic age, this is the only alternative to destroying ourselves. वो कहते हैं यहाँ 2 बातें भारत में है। भारत में एक स्पिरिट है, लोगों के पास एक भावना है। भारत में एक एटीट्यूड है, एक स्वभाव है, एक व्यवहार है। ये 2 बातें हमने पकड़ ली तो हम बच जाएंगे। ये 2 बातों के कारण से भारत के लोग सारे विश्व को एक परिवार की तरह लेकर के चलना जानते हैं। ये 2 बातें हम ले लें, हम बच जाएंगे। अदरवाइज हम तो अनअवॉइडेबल एक डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ ही रहे हैं। बंधुओं, जिन 2 बातों का उन्होंने जिक्र किया है, स्पिरिट एंड एटीट्यूड, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यही कहना है। हम उन भावों को जगाते हैं, उन व्यवहार को जगाते हैं जिससे देश सामर्थ्यवान भी हो, ये देश एकजुट रहे, ये देश समस्त विविधताओं में एकत्व का अनुभव करे, आत्मीयता का अनुभव करे, मिलकर के देश आगे बढ़े। कोई गरीब न रहे, कोई दुखी न रहे, कोई अशिक्षित न रहे। सारी बुराइयों का समाधान हम करें, फिर से अपनी परिवार व्यवस्था को लेकर के आवें, प्रकृति का संरक्षण करें, सत्यनिष्ठा के साथ एक आदर्श नागरिक का व्यवहार प्रस्तुत करें और समाज, संपूर्ण समाज को अपना माने, ऐसी आत्मीयता का विकास करें। एक अंतिम बात, समाज को मितव्ययी बनने की ओर ले चलो। जब तक समाज कम 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 की ओर नहीं बढ़ेगा, तब तक हम इस पॉल्यूशन को और इस डिस्ट्रक्शन को रोक नहीं सकते। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का एकमात्र तरीका यह है, हम पुराने भारतीय दर्शन पर आ जाएं, कम और कम और कम। इसलिए मैं यहाँ बैठे सभी बंधुओं से और जो कहीं भी सुन रहे उन सभी बंधुओं, बहनों, माताओं से यह प्रार्थना करूंगा, भारत का दर्शन बताता है आप खूब कमाओ, हजारों हाथों, सैकड़ों हाथ से कमाओ, लेकिन हजारों हाथ से ये उन लोगों को दे दो जिनकी आवश्यकता है, और जो न्यूनतम है वो अपने लिए रख लो। और इसलिए यदि भारत अपने इस पुराने दर्शन पर चलेगा, भारत अपने पुराने ऋषियों महर्षियों के इस आत्म वाक्य को पकड़ लेगा, उनके जीवन को ध्यान में रखेगा, यह हजारों वर्षों की महान थाती है जो हमको दुनिया को देनी है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत के कंधों पर है। ये हमारे कंधों पर एक वैश्विक दाय है, एक डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दुनिया जो भयंकर परेशान है, तो भारत
फिर से मार्ग दिखाने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी कार्य को करने में लगा है। इस शताब्दी वर्ष में इन सब कार्यक्रमों के द्वारा हम अपने सनातन आदर्श, सनातन सिद्धांतों को इतनी मजबूती के साथ सारे देश में फिर से स्थापित कर देने के लिए दृढ़ संकल्पित है और फिर बाद में विश्व का नेतृत्व करने के लिए देश खड़ा हो जाए। यही हमारी आकांक्षा है। आप लोगों ने धैर्य से सुना। मैं सभी को विनम्रतापूर्वक प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।